अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये हफ्ता जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के हवाले से, और इसमें जिस तरह मैंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि हैपनिंग वीक था, अभी भी कोई हैपनिंग होने में कोई कमी नहीं रही है। इस हफ्ते में भी हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी न्यूज़ चल रही है, और फिर इंटरनेशनल रिएक्शन जो था वो भी हमने देखा, उसके ऊपर फिर इंडिया का रिएक्शन भी हमने देखा। तो आज हमारा जो रेगुलर हफ्तावार प्रोग्राम है स्पॉटलाइट ऑन इंडिया एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें हम बात करेंगे एक तो इस हवाले से। दूसरा हमने बात करनी है म्यांमार बर्मा जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर आपको पता ही है कि एक कू हुआ है, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया, और बहुत बड़ी तादाद में आज भी वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इसका भी जरा तजिया करेंगे और पूछेंगे एयर मार्शल साहब के साथ कि वो क्या इस बारे में समझते हैं। उनसे बात करते हैं। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मॉर्निंग नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, म्यांमार से जरा शुरू करते हैं कि पिछली दफा भी हमने थोड़ा सा उसका जिक्र किया था। क्या सूरत हाल बन रही है वहां पे, किस तरह टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं? क्योंकि शायद मिलिट्री तो यही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लोग इस तरह निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, देखिए, एक तरीके का जो एक पायदारी आई थी म्यांमार में पिछले मैं समझता हूँ 10 साल से पूरी दिहाई निकली है। ये तो पहला टकराव है फौज का और जो सिविलियन हुकूमत है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात जो है, जो जमहूरियत का एक रास्ता निभाया था म्यांमार में, उस पर काफी सेटबैक आया है। इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल से ये गाड़ी जो थी, म्यांमार की गाड़ी, ये 2 ड्राइवर चला रहे थे। एक तो फौज थी और दूसरी ऑंग सांग सूची जो कि जमहूरियत से इलेक्ट करके आए थे। अब जो एक बगावत, फौजी बगावत हुई है, उसमें क्या हुआ है कि एक ड्राइवर अब दूसरे ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया, वो खुद ही चला रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि पहले तो बात यह है कि उन्होंने कहा है जो सब जब भी कू करने वाले हैं सारे जहां भी हों, वो कहते हैं बस 1 साल के लिए हम इमरजेंसी रखेंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे और जो नई सरकार आएगी वो म्यांमार को चला देगी, वो उन्होंने कहा है। मगर पहली बात, दो चार जल्दबाजी में कुछ कह सकता हूँ, वक्त इतना नहीं है। म्यांमार की जो फौज है, वो बाकी फौजें भी सारे हम आलम में देखें, वो उनकी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रखते हैं कि हम जी इस मुल्क को एक तरीके से अलगावादी गुट है उनसे बचाया है। जो आजादी मिली थी कितने साल, कितनी दशक पहले, दिहाई पहले, उस पे हमारा बड़ा किरदार था। हमने एक तरीके से अलगावाद के जो गुट थे, उनकी चुनौतियां हमारे लिए आती थी, उनको हमने हरा दिया। हमने एक पायदारी लाई है, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम गारंटर हैं म्यांमार की जो पायदारी है, और जो आगे बढ़ने की जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, डेवलपमेंट की हो, जो कुछ भी हो। बात ये है, मुश्किल बात इस पे ये है कि पिछले 5 सालों में 2 इलेक्शन हुए हैं, 2015 2020 में। इस पे ऑंग सांग सूची की जो मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, वो फौज को लगता है एक फिक्र पैदा करता है। क्योंकि 15 के इलेक्शन हो या 20 के इलेक्शन हो, जो भी नवंबर में इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, आर्मी की पार्टी जो सपोर्ट करती है आर्मी, उस पार्टी को। उनकी सोच थी कि वैसे भी उनके यहाँ 166 सीटें तो पार्लियामेंट में है ही, दो जो कि 2008 की आईन से उनको एलोकेट की गई हैं। तो वो तो मतलब एक इट वाज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द आर्मी एंड द इलेक्टेड सिविलियन लीडरशिप। अब उनको 167 सीटें चाहिए थी, वो मिली नहीं, 33 सीटें मिली। तो उनसे एक डर पैदा हुआ कि ये तो हमारा जो एक तरीके का शासन था, हमारा रूल था, ये तो अब खत्म हो गया है। और ये भी कुछ इनकी अपनी इंटेलिजेंस आई थी कि ऑंग सांग सूची शायद इस वोट से 80% वोट पाना आसान बात नहीं है हमारी बिल्कुल, डेवलपिंग कंट्री। तो बिल्कुल ऐसा ठीक हुआ है। कि जैसे आपने खुद ही कहा, इशरार साहब के स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट, पहले तो उतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, नहीं हुए थे, मगर हाँ। यही
होता है प्रोटेस्ट में, आजकल इंटरनेट बंद कर दिया, फेसबुक रिस्ट्रिक्ट किया है, ये जो ट्विटर है उस पे भी काफी पाबंदियां लाई गई हैं, क्योंकि ये आजकल के हुक्मरानों को सबसे बड़ा खौफ जो है वो है, जैसे इंटरनेट से। हमने कहीं और भी देखा है, एक तो जो डिजिटल पावर है, ये एक सुपर पावर है, और जो सोशल मीडिया से मिल जाता है तो और किसी से खौफ नहीं है, फौज से खौफ नहीं है, प्रोटेस्ट से खौफ नहीं है, ये जो डिजिटल पावर है उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो बाद में उसकी बात करेंगे, पॉप पावर, पॉप पॉप। पॉप स्टार जो है उनका पावर। जी, क्योंकि अगर आप पॉप पावर देखें, वो भी एक नई, एक तरीके की, तो अब क्या हुआ है कि म्यांमार की फौज को और बाकी फौजों को ये सब के लिए एक इशारा है कि दूसरी दिहाई 21वीं सदी कभी टॉलरेट नहीं करेगी एक फौजी बगावत, कहीं भी नहीं। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है इसरार साहब के, वहां पे भी एक फौज में एक अंदरूनी फर्क ख्याली है, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जो कि इस्लाह पसंद हैं, जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं या रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, तो वो कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, और जो फौज हो उसकी अपनी जो अहमियत है मुल्क में वो बरकरार रहनी चाहिए। पाकिस्तान एक उसका बड़ा एक अच्छा मॉडल है, जमहूरियत भी है और फौज की अहमियत भी है। दूसरी जो एक तरीके की तंग ख्याली की है, जिसमें ये जो इनके लीडर हैं, मी ओंग ह्यांग, ये जो अभी वहाँ के सदर बने हैं अब, जनरल फौजी, जनरल साहब जो वो उसको बिलीव कर रहे हैं कि देखिए ये हमें ऑंग सांग सूची एक खतरा है हमारे लिए, हमारी हुक्म करने के लिए, हमारी जो अहमियत है मुल्क में वो खतरा पैदा कर सकती है, खासकर जब वो देखते हैं कि बहुत ही मकबूलियत है उनको सारे मुल्क में, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम आगे देखें कि बाकी जो बैरूनी ताकतें हैं वो या क्या कर सकती हैं, ठीक है। वो कुछ भी नहीं कर सकती, ये मैं क्या वो कुछ, आपको सामने, इवन अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, कोई मुल्क म्यांमार में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कि बदलाव आएगा वो अंदरूनी बैलेंस जो एस्टैब्लिश होगा। पहले भी हमने देखा है 2015, 2000, आपको याद होगा, आपके नाजरीन जानते हैं 88 में कू हुआ था, एक फौजी बगावत हुई थी, 90 में हुई थी, 62 में तो कुछ ही सालों के बाद, आजादी के बाद हुआ हाँ, था, हुआ और था। वो खुद ही बैलेंस हो जाता है। मगर जो मुल्क है वहां पे जो उनकी अहमियत रखते हैं, देखिए पहले चीन है, चीन को आप भूल नहीं सकते, मल्टी लेयर्ड वहां पे इन्फ्लुएंस है, काफी इन्वेस्टमेंट्स की है वहां पे। दूसरी बात जो है, जो म्यांमारीज खुद जानते हैं, वो हिमायत करते हैं अराकान आर्मी, जो एक अलगावादी गुट है, वाह आर्मी, उसको भी काफी हम एक हिमायत देते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जो पहले वो चीन पे एक इंस्पायर होते थे, अब वो हिंदुस्तान की तरह आगे बढ़ने लग गए हैं, ओके। वो ठीक। बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अपने ठीक। नाजरीन को याद होगा, हाल ही में इसको जानते हुए हम हिंदुस्तान के आर्मी चीफ और विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी, दोनों, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि दो लोग खुद ही जाएं, वो एक तरीके का इशारा देते थे म्यांमार को कि देखिए हम जानते हैं सिविलियन हुक्मरान भी हैं और फौजी हुक्मरान भी हैं, तो हम दोनों पहलू के जो यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं वहां जाके हुए हैं। हिंदुस्तान की म्यांमार में काफी इन्वेस्टमेंट रही है, एक तिजारती ही नहीं, मुआशी ही नहीं, मगर कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक और एक तरीके से मिलिट्री की। हिंदुस्तान की आर्मी ने शुरुआत में जब ये जमहूरियत शुरू हुई थी उस वक्त आर्मी को उन्होंने काफी इंगेज किया कि देखिए आप समझिए कि आपको एक थोड़ी तरह से बैलेंस करना है। मिलिट्री मिलिट्री जो हमारे दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हुए हैं। कालादान का जो आप जानते हैं मल्टी मॉडल
ट्रांसपोर्टेशन है। हिंदुस्तान म्यांमार और थाईलैंड का जो एक कनेक्टिविटी का एक बड़ा रोडवे है, सितवे सितवे का जो वहां पे बंदरगाह है उस पर काफी इन्वेस्टमेंट हुई है। और एक और चीज जो एक दिलचस्प बात है कि वहां की चिन स्टेट और साइगांग रीजन जो है उनकी कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी मिजोरम से, उनकी जुबान जो है एक ही जुबान है, उनके जो कल्चर है एक ही कल्चर है। मतलब कई ढंगों से देखिए, अमेरिका ने तो पहले ही सैंक्शन डाल रखी है रोहिंग्या पहले भी थी। के बारे में, और रोहिंग्या के बारे में अभी हिंदुस्तान ने जो रखीन स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट प्लान अभी जारी है ताकि उनको फिर से वापस सेटल किया जाए। कुछ तो बांग्लादेश ने अपने ही एक जजीरे में वहां पे उनको रखे सेटल हुए। किया है, मगर ठीक। बाकियों को तो वापस जाना है, घर जाना हाँ, है। हाँ, ईयू ठीक। वगैरह की भी, ईयू वगैरह भी की जो अहमियत है उस पर खास अहमियत नहीं है। नहीं। ठीक। अगर इसको फिर से एक तरीके के पायदारी लानी है म्यांमार में, मुझे समझना है, मुझे मेरी सोच से जो ख्यालात आते हैं वो ये है कि म्यांमार को अंदरूनी तरीके से ही एक पायदारी लानी है, बाकी मुल्कों पे कोई डिपेंडेंस नहीं दिखानी है, क्योंकि वो एक तरीके की कमजोरी दिखाएगा। और ठीक। ये ठीक। लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, ये भी दिलचस्प बात है, ऑन्ग सांग सूची को म्यांमार की फौज ने एक तरीके से चीन की तरफ जाने का एक कुछ इशारे देखे हैं। जब शी जिनपिंग गए थे वहां पे, हाँ, रेड कार्पेट लगाया था ऑन्ग सांग सूची ने, तो ये बड़ा अजीब सा मामला है कि फौज जो है वो डर वो रही चीन है के खिलाफ। कि सूची चीन की तरह जा रही है, और इसीलिए वो फौज एक तरीके से हिंदुस्तान का एक बाईपास ढूंढ रही है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते करीब हों। नहीं, ये तो ये एक फ्लूइड सिचुएशन है, इसके ऊपर हम मजीद मेरा ख्याल है बात करते रहेंगे। जी जी और दूसरा जो हमारा इशू है वो है जो हमने रिसेंटली इस वीक में देखा कि एक इंटरनेशनल आउटपोरिंग ऑफ रिएक्शन आई है फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिस तरह भी आपने जिक्र किया भी था थोड़ा सा इशारतन, कि पॉप्स पावर जो है उसको हमने देखा कि मुख्तलिफ रिहाना वगैरह ने, फिर हमने ग्रेटा थर्नबर्ग जो कि वो एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट हैं उनको, फिर हमने देखा कि इवन कैमला हैरिस की जो नीस हैं उन्होंने भी पीछे नहीं रही, वो उन्होंने भी ट्वीट कर दिए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने किया, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। लेकिन उसका जो असल जो रिएक्शन है जो इंडिया की तरफ से आया है हिमांशु साहब, वो ये कह रहे हैं जी कि ये हमारा दाखिली मामला है, इंटरनल इशू है, आप क्यों इसमें आप आते हैं। और उसके ऊपर हैशटैग भी शुरू हो गए कि जी ये इंडिया का प्रोटेस्ट है, जो भी है ये हमारा प्राइवेट मसला है। तो आजकल की दुनिया में जब आप अमेरिका में जाके ये कहें कि आपकी बात ट्रंप सरकार, और इसी तरह बाकी जगहों पे ये कहते रहे, तो फिर ये फिर इंटरनल मामला तो कोई नहीं रह जाता ना, फिर इतना रिएक्शन क्यों आया जी? नहीं, मेरे मेरे ख्याल में एक कुछ दानिश्ता जो जवाब की कार्रवाई होनी थी वो मैंने देखी नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है कि आजकल के इंटरकनेक्टेड आलम में अगर कोई पॉप स्टार रिहाना हो या ग्रेटा थनबर्ग हो जो ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, जैसे आपने कहा मीना हैरिस, उसने तो एक ट्वीट में लिखा है, ड्यूड आई एम हिंदू, हाँ। व्हाट आर यू सेइंग। तो मतलब आप समझिए कितनी सिग्निफिकेंस है इस पे कि हाँ। एक तरीके से मैं कुछ दूसरे पहलू से इसको देखता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। मगर जी। ये है कि हमारी तरफ से जो रिएक्शन सरकार की तरफ से आई है, दानिशता रिएक्शन नहीं है। ये एक तरीके का लगता है कि थोड़ा पैरानोया है, एक सीज मेंटालिटी है सरकार को। कहीं न कहीं वो एक भूत देखते हैं, जहाँ जिस तरफ देखें तो वहाँ भूत नज़र आते हैं। एक तरीके की नापायदारी ऐसा या असलामती देख रहे हैं, इनसिक्योरिटी देख रहे हैं। इसके काफ़ी वजह हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो आपने रिहाना वगैरह की बात की, ब्रैड शर्मन जो हैं, वो तो इंडिया कोकस के चेयर रहे हैं, कॉकस के मेरे चेयरमैन, ख्याल में हाँ। अभी भी हैं। अगर वो बताते क्या हैं, इशारे दे रहे हैं। ये जो जो ये कहना, इस पे शक नहीं है कि शायद
कुछ अलगाववादी गुट भी इस पे कुछ तरीके के पहलू में आते हैं। अभी मैं पूरी जानकारी है नहीं, मगर सरकार कहती है कि देखिए सिख अलगाववादी लोग जो हैं वो इस उन वो भी वो साजिश देख रहे हैं। वो खालिस्तान के लोग। बड़ा मुल्क है, अलगाववादी गुट इतने आए हैं गए हैं मुल्क में पिछले 70 सालों में, तो इसमें क्या हाँ फिक्र है। और ये जो आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, वो ये है कि आजकल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अगर एक पॉप स्टार कुछ ट्वीट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार हाँ, मतलब हिल जाए। एक अलर्ट लेवल पे आ रही है। भूल जाइए, भूल जाइए, हमने इमरजेंसी देखी है हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की, उससे भी हम निकल आए हैं। तो मुझे लगता है लेकिन इसमें इसमें इरमाशी साहब, जिस तरह हमने देखा कि बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं उनको हमने देखा, फिर हमने सिंगर्स को देखा, इवन लता साहिबा जो हैं उनको देखा कि उनका भी ट्वीट आया और उन्होंने भी इसको कंडेम किया, और हमने कई ट्वीट्स में देखा कि जो टेक्स्ट था वो आइडेंटिकल था। अब ये अजीब, ये कोइंसिडेंस था या क्या था, मतलब वो एक अजीब सी बात थी कि कुछ या तो स्टेटमेंट दी गई है उनको कि आप इसको ट्वीट कर दीजिए, या फिर कुछ हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये भी तो लोगों को कंसर्न कर रही है ना। ये देखिए जो आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट आया है हिंदुस्तान में पिछले 7-8 सालों में, और जो एक मेजॉरिटेरियन एक इम्पल्स सारा फैला हुआ है और बढ़ता जा रहा है, तो इससे एक तरीके की पोलराइजेशन हुई है, कोई शक नहीं है। अब पोलराइजेशन में आपको देखना है आप किस साइड को देखते हैं, और उस पे सरकार उस पोलराइजेशन में अगर ग्रेटा थनबर्ग या मीना हैरिस या रिहाना या जैसे मैंने पहले कहा था ब्रैड शर्मन कुछ कहते हैं, इसमें सरकारी रिएक्शन है, गैर सरकारी रिएक्शन है, तो उसको आप जवाब कैसा देंगे। तो इसके लिए जो फोर्सेस हैं जवाब देने के लिए वो तैयार है। उसमें बॉलीवुड को जो आपने नाम लिए हैं और नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो इरेलीवेंट है इसमें, मगर वो ठीक। सरकार की तरफ से मतलब एक प्रोपेगेंडा आम बनती है। और जो मेन एक्टर्स बॉलीवुड में है, नाम नहीं लेना चाहता, जो आजकल टॉप 5 अगर बॉलीवुड में माने जाते हैं, हाँ, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते हैं वो पोलराइजेशन के एक दूसरे साइड पे, तो अगर वो गए तो उनको खिलाफ सोसाइटी की कार्रवाई होगी। मतलब मैं एक चीज आपसे पहले प्रॉमिस किया था, एक बताऊंगा। यही वजह है कि फार्म प्रोटेस्ट को और इसकी रिएक्शन को आप एक बड़े नैरो साइड पे देखते हैं। अगर इसको आप कंटेक्चुअलाइज करेंगे, यू सी ठीक। इट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो आप देखेंगे ये क्रॉस सेक्टरल रिएक्शन है। क्योंकि जो भारत में हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में बदलाव आया है, जो मैं आप अभी जिक्र कर रहा था, आपकी हिंदुत्व फोर्सेस हो या राइट विंग फोर्सेस हो या मेजोरिटेरियन फोर्सेस हैं, जहां पे भी के अगर आप बिल्डिंग्स को बैरिकेड्स लगाते हैं, लोहे के रॉड्स लगाते हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, तो पूरा आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया देखता है, प्रोजेक्ट करता है सारे आलम में। तो क्या ठीक। आप कहते हैं इसकी रिएक्शन नहीं होगी? तो अगर अगर इंटरनल मामला है तो हमें बताइए, सरकार ने म्यांमार के बारे में क्यों बात की? वो तो इंटरनल मैं यही मामला कहने वाला था आपको कि अभी ये है। मोस्ट सरकार रिसेंट है ये। ने, जी हाँ, सरकार नेपाल और श्रीलंका में जो हो रहा है अंदरूनी मामला है, उस पर क्यों रिएक्ट करते हैं? तो देखिए रूल्स अगर हैं, अगर कानून हैं या सबके लिए एक होना। पर्सपेक्टिव्स हैं, वो तो सिमिलर होने चाहिए ना, एक जैसे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो वजाहत है, जैसे नैरेटिव है, मैं ये सरकार के लिए एक अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि वजाहत जो नैरेटिव बदला है, वो बहरूनी फोर्सेस जो हैं वो फार्म प्रोटेस्ट को हिमायत करते हैं। तो इसीलिए सरकार की रिएक्शन जो है वो ओवर रिएक्शन है। तो लगता है कि ये प्रोटेस्ट कम नहीं हो रही है। जब तक सरकार फार्मर्स की डिमांड्स को मानेंगे नहीं, तब तक ये बढ़ता जाए। वो कह रहे हैं कि गांधी जी के बर्थडे तक, उनकी सालगिरह अक्टूबर 2 को है, तब तक हाँ, हम तो जारी रखेंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे। तो मेरे ख्याल में
जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्लूरलिस्टिक इथॉस जो हिंदुस्तान सारे आलम में उसको एडमायर किया गया है पिछले 7 दहाइयों में, कि अगर मॉडल है एक डेवलपिंग मुल्क का तो हिंदुस्तान है। हम कभी कभी थोड़े राज होते हैं, ये होते हैं, मगर देखिए 130 करोड़ लोग एक जमहूरियत का रास्ता संभलते हुए मुआशी तरक्की इतनी दिखा रहा है, आप जानते हैं कहां से कहां पहुंचा हिंदुस्तान, तो इसके लिए दाद कर रहा है, सारा आलम दाद देता है। तो अगर यही मुल्क एक दूसरा रास्ता ढूंढे जो गैर जमहूरियत है, गैर आईन है, जो माइनॉरिटीज को टारगेट किए, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये अगर ये रास्ते निभाए तो क्या है, तो आप माइनॉरिटीज को एक एक्सक्लूड कर रहे हैं हिंदुस्तान से। उसके लिए आपको आलम से कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी, कोई हिमायत नहीं मिलेगी। ये एक इशारा सरकार को दिया गया है। मुझे उम्मीद है, एक सलामती एनालिस्ट की हैसियत से मैं कह सकता हूं, जब तक वे फॉरवर्ड हिंदुस्तान के लिए, जब तक वो जो रास्ता अभी तक निभाए थे, जब तक ये सरकार आई है, अगर वो रास्ते पे वापस नहीं जाते हैं, हमारी चुनौतियां बढ़ती जाए, बढ़ते कमी जाएंगे। नहीं, और खतरे भी बढ़ते जाएंगे। आपने आपने 370 का जिक्र किया तो मुझे उससे ख्याल आया कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो ये हुई है कि उसका जिक्र भी आपने कहा था कि इंटरनेट भी आजकल एक बहुत बड़ी पावर है, तो वो वहाँ पे अब 4G तो शुरू कर दिया गया है और ये बताया गया है कि 4G हमने शुरू कर दिया है। तो ये क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की चेंजिंग पॉलिसीज की वजह से प्रेशर आ रहा है या वैसे कुछ अच्छाई महसूस हो रही है, इनके दिल में तब्दीली दिल हो रही है? देखिए मेरे कश्मीरी दिल है मुझ में, और मैं हिंदुस्तान की फौज का एक मार्शल रहा हूं। मैं आपके सामने नाजरीन को कहना चाहता हूं, ये गलतबाजी है। ये आप अपने मुल्क को और बाकी सारे आलम को एक इशारा दे रहे हैं कि क्योंकि बाइडेन ने कहा है ये इंटरनेट अभी सिग्निफिकेंट आया है, चलो इंटरनेट वहां पे बहाल कर लें। गलत था, ये टाइमिंग गलत थी। सियासी मामलों में 10-20 दिन के बाद करते। अगर आप 1.5 साल नहीं इंटरनेट रखे तो अब 20 दिन में क्या फर्क आना था। यही जो आपने अभी नोट किया है, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सिग्नल समझते हैं क्या होता है, मेरे ख्याल में गलत था। मगर इसमें अफसोसनाक बात यह है कि बेचारे कश्मीरी अब एक दूसरे को मुबारकबाद कर रहे हैं इस बारे में। ये तो अफसोसनाक बात है। ये तो उनका मुबारक, ये तो राइट है उनका, ये तो उनका ही नहीं, सारे आलम का, सबका राइट पाकिस्तानियों का, कैनेडियंस का, बिल्कुल। बाकी मुल्कों का। आजकल तो मैं लोगों को कहता हूं कि अगर इंटरनेट गया, मुझे लगता है कि मेरी राइट किडनी काम नहीं कर रही, ऐसा हाँ हाल। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक डिपेंडेंस बात। इज सो टोटल। और वो बिल्कुल। अब मुबारकबाद कर रहे हैं, जबकि उनको पहला एक इंसानी हकूक का एक फंडामेंटल राइट टू कम्युनिकेशन, राइट टू स्पीच, अगर ठीक वो बात। छीना गया है, अब दिया गया है, तो मुबारकबाद कर रहे हैं। अच्छा, वैसे बस एक चीज कश्मीर में इमर साहब, आगे एक और चीज जो है जिसके ऊपर मुबारकबाद बनती है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है कल बड़ी तारीफें कर रहे थे जुडिशरी की, और जुडिशरी वाले जो हैं वो उनकी तारीफें कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस MR शाह हैं, उन्होंने तो ये बड़े ही जनाब जबरदस्त तरीके से कहा कि वो बड़े ही मोस्ट पॉपुलर और वाइब्रेंट और विजनरी लीडर हैं, और वो तारीफें एक दूसरे की कर रहे थे। और हालांकि आपको याद होगा कि 1 साल पहले जो जस्टिस अरुण मिश्रा साहब थे, उन्होंने जब ये प्रेज किया था मोदी साहब को, तो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने बड़ा कंडेम किया था इसको। इस मामले में भी आप शायद, बार एसोसिएशन ने अभी तक रिएक्शन नहीं दी है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने रिएक्शन दी है कि ये करना नहीं चाहिए था। ऐसा तो वैसे नहीं भी होता। आजकल एक इम्प्रेशन है सारे मुल्क में, इम्प्रेशन है जो मैं अपने अखबारों से देख रहा हूँ, मेरे को तो जानकारी है नहीं, कि जो हमारी आलम जो सुप्रीम कोर्ट है, वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक है सरकार के साथ। ये आज तक हुआ नहीं, मेरा इम्प्रेशन है, मुझे इस पे पूरी जानकारी नहीं है, मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये तो आपका केस भी अखबारों तो में लगा हुआ है ना, आपका केस भी लगा हुआ है।
जी, मेरा केस तो वैसे ही लगा हुआ 370 के बारे में। हाँ वही। मेरे क्या जुल्म हुआ है कश्मीरियों के साथ, वो जो आपका सवाल है, वो अब ये है कि जो इदारे हैं, ये अगर आप एक मुल्क को आगे बढ़ने में क्या-क्या आपको स्ट्रेंग्थ्स चाहिए। पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंक्लूसिव होना चाहिए। जो जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो ही सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मत दिखनी भी चाहिए। हाँ तो अगर आप इस कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे वजीर आजम की तारीफ करते हैं, तो ये तो आज तक हुआ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो एक थोड़ा-सा एक्सपोज़र होता है, और मुझे लगता है ये तो हम इस वक़्त एक वक़्त से गुज़र रहे हैं, जो मुल्क के लिए मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट हों, एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पे आए हैं, ये कभी तक हाँ हुआ नहीं है। हाँ, कभी-कभी कुछ कहा गया है, उसकी रिएक्शन कम से कम आपको सारे बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स को लाने की ज़रूरत नहीं रही है। अब वो भी अच्छा। हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो आप हमारा समाज है, वो डिवाइड, वर्टिकल डिवाइड है समाज में। क्योंकि कुछ लोग तो एक रास्ते पे जा रहे हैं, दूसरे लोग, उनकी तादाद कम दूसरा। है, दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। अब ये अच्छा। इलेक्शंस करेंगे तो वो जो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस तो पिछले 2 इलेक्शंस में बड़ी तादाद में सरकार को बहुमत दी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब क्या होगा, ये हमें सोचना है। देखना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि उनके जो फार्मर लीडर जो हैं, जो एक वक़्त, जो रिपब्लिक डे के बाद, यौम जमहूरिया के बाद, जब थोड़ी-सी तोड़-फोड़ हुई थी और निशान, 6 का निशान साहिब, जो लहराया गया था जी हाँ, जी लाल हाँ। किले से, उसके लाल बाद किला। उसकी थोड़ी कम हुई थी। मगर बदलाव कैसे आया? जो बीजेपी के लीडर राकेश टिकैत, जो मगरबी यूपी के लीडर यूपी हैं, के हैं। किसान लीग के, वो रोए। उन्होंने कहा कि हम कहाँ गए हैं? और हज़ारों तादाद में मगरबी यूपी से लोग फिर से बरकरार रखी है ये एजिटेशन। वो सही बात। गाज़ीपुर हो या वेस्टर्न यूपी हो, जहाँ भी हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फोर्सेस हैं, ये एक तरीके से एक टर्बुलेंस में बरकरार रख रहे हैं। जो कुछ भी एहतजाज हुई है, अभी तक प्रोटेस्ट हुई है, तो अब आगे देखना है कि सरकार क्या ठीक। करेगी और उसी ठीक। हिसाब से इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या हैं। ठीक। अच्छा इरमाची साहब, आखिर में माय 2 सेंट्स ऑन प्रोफेसर डी एन झा साहब। ही डाइड एक्चुअली 3 days ago। उनका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वोंट मेक एनी स्टेटमेंट विदाउट साउंड एम्पिरिकल बेसिस। वो बड़े बड़े स्कॉलर थे और बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हुई थी। ही वाज एन आइकॉनोक्लास्ट स्कॉलर एक्चुअली, जो कि उनके बारे में कहा जाता है कि हु मेड एंशिएंट हिस्ट्री कंटेम्पररी। तो उनका मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे यकीन है कि आप भी उनको मिस कर रहे होंगे। सबको और सबको अफ़सोस है, क्योंकि अब तो हम ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं कि जो लोग इन हालात में हमारी इंटेलेक्चुअली एंड सोशियो कल्चरली मदद करते, जा साहब जैसे, यही नहीं है, काफ़ी लोग गुज़र गए हैं, जो कि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, वो जैसे आपने खुद ही कहा है, ऐसे इतने आला तरीके के रिसर्चर थे कि वो बिना बिना फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन के एक बात नहीं करते थे। नहीं करते थे। और वही कल्चर और वही ट्रेडिशन उन्होंने अपने जो तुलबा थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको एनकरेज किया है पिछले 2-3 दशकों में। तो उम्मीद तो है कि वो इल्म जो उनको मिला है झा साहब से, वो इल्म आगे भी बढ़े। हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में हिंदुस्तान को मदद देगा। तो अच्छा जरूर हुआ देगा। कि आपने ज़िक्र नहीं, किया। मुझे मुझे मैं इसलिए कह रहा था कि आपके जरिए मैं सब लोगों से अपनी कंडोलेंसेस पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे अफसोस है ये वो लोग थे जो अपने से ऊपर उठ के बात सुनते थे और करते थे। मुझे याद है जी, बाबरी मस्जिद के हवाले से भी उन्होंने जो बात की थी, वो भी उन्होंने एज अ हिंदू नहीं की थी, उन्होंने एक पूरे एक स्कॉलर के तौर पर बात की थी। और जी, फिर उन्होंने गाय के हवाले से भी यही बात की थी कि वो हमारे वैदिक ट्रेडिशंस में ऐसी बात नहीं है जो कि लोग समझते हैं। ही वाज अ रियल स्कॉलर। मेरा ख्याल है कि ऐसे स्कॉलर्स की ये हमें बहुत ह्यूमन जरूरत है। जी, हमें हाँ, हम क्या भूल रहे हैं इस दौर में
कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, पहले आपने एक ह्यूमन बीइंग बनना है। एब्सोल्युटली। क्योंकि सारे आलम में जो इस वक़्त जो रास्ता निभा रहे हैं, वो ह्यूमनिज़्म का रास्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल बाकी ठीक। जो नेशनैलिटीज़, नेशंस, सॉवरेनिटीज़ ये तो बाद अहमियत में आती है। रखें, कोई शक नहीं है, मगर ये सेकेंडरी रोल है, पहले आपको इंसान बनना है, इंसान बनो। एब्सोल्युटली। और और बेहतर ये इंसान बनो। व्यास साहब का ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था, इंसान बनो, और अगर तारीख को देखना है, तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखो। ये ऑब्जेक्टिवली नहीं देखो, कि आपकी बायसेस के प्रेजुडिस है साथ। ने, इसके लिए आप रिसर्च कीजिए और देखिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उसको इंक्लूड कीजिएगा। एब्सोल्युटली, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके बहुत ही बहुत-बहुत खूबसूरत शुक्रिया। तरीके से समराइज़ करने का आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने डीएन झा साहब के बारे में समराइज़ किया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। और वी नीड पीपल लाइक हिम, वी नीड पीपल लाइक यू एक्चुअली, जो लोग बहुत ऊँचा उठ जाते हैं अपनी ज़ात से। आजकल लोग ऐसे जो हैं, उनकी ज़रूरत है हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और अच्छा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत आप शुक्रिया। जैसे थैंक यू वेरी जर्नलिस्ट की भी बहुत ही ज़रूरत है, मच। आपकी क्योंकि नवाज़िश। आप भी लार्जर रियलिटी को देखते हैं और इंसानियत के दायरे से देखते हैं। बड़ी नवाज़िश। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको जी। बहुत-बहुत थैंक यू सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।